हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ भाई। बिहार दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है ये चैप्टर से हम लोग को दो से तीन मार्क्स पूछा गया था बिहार दरोगा में पिछले 2023 के एग्जाम में। चैप्टर का नाम है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार सुधार 1991। देखो ये चैप्टर है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 11th क्लास का। ठीक है। देखो मैं बार बार कहूंगा कि एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जो यूट्यूब पे पेल रहे ना ज्ञान, उससे कुछ नहीं होगा भाई। वो सब फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, दरोगा नहीं बन पाओगे। क्योंकि दरोगा के लिए जो नीड है ना, वही आपको पढ़ना है। फालतू चीज पढ़ोगे गड़बड़ हो जाएगी मामला। बहुत से लोग बोलते हैं 50,000 क्वेश्चन कर लोगे एमसीक्यू का, मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ भाई 50,000 में 5 क्वेश्चन भी नहीं आती है। ये रियलिटी है। तो आपको वही चीज पढ़ना है जो पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है। देखो इस चैप्टर में छोड़ो सब बातें, इस चैप्टर की मैं बात करता हूँ। इस चैप्टर में पहले हम लोग को टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और समझ लेते हैं। ठीक है। देखो इसमें पढ़ना है आपको पहला उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण। उदारीकरण को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं लिबराइजेशन। लिबराइजेशन। दूसरा आपको पढ़ना है निजीकरण। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस। प्राइवेटाइजेशन। तीसरा तीसरा आपको पढ़ना है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये पढ़ना मोस्टली, ये पढ़ना, ये तीन ही चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये टॉपिक्स में आपको इतना ही चीज पढ़ना है। ठीक है। और ये एनसीईआरटी का 11th क्लास का चैप्टर का है आर्थिक सुधार, जिससे बिहार दरोगा में एमसीक्यू में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चंस थे। पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, पीटी की, मेंस की नहीं। मैं पीटी की बात कर रहा हूँ। पीटी पे स्ट्रेटजी कर रहे हैं। जब मेंस आएगा ना, तो मेंस पे अलग से स्ट्रेटजी करेंगे। देखो लोग बोलते हैं ना कि एक साथ पढ़ाई करो। नहीं भाई, दरोगा के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटजी से वर्क करना होगा। पीटी के लिए अलग से, मेंस के लिए अलग से, फिजिकल के अलग से। समझ रहे हो ना? तभी आप एक सही स्ट्रेटजी से चल पाओगे। हाँ, सिलेबस अलग है, लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर है ना, वो अलग है। क्योंकि आप जानते हो कि मेंस में मैथ और रीजनिंग पूछते हैं। तो अभी से आप मैथ रीजनिंग पढ़ने लोगे तो जो मेंस टॉपिक्स है ना, वो छूट जाएगा। जैसे करंट अफेयर का ज्यादा वेटेज है, तो आप करंट अफेयर छोड़ दोगे तो छूट जाएगा फिर। ठीक है। तो हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था। इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। बैकग्राउंड देखो क्या हुआ ना। आप जानते हो कि हमारा देश जो था वो क्या था। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 के आजाद होने के बाद देश के पास काफी कंफ्यूजन हो गया कि हम देश को कौन सा इकोनॉमिक्स को एक्सेप्ट करें। समाजवादी करें, पूंजीवादी करें, या दोनों को मिला के करें। बहुत कंफ्यूजन था। आपको पता है कि हमारा अंग्रेजों ने काफी शोषण किया। हर चीज जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे ना, जितने भी मेन मेन चीज थे, जैसे सोना चांदी, बहुत सारा खनन कोयला, सबको उन्होंने क्या किया, दोहन किया। साथ ही साथ
और जो भी यहाँ पे काम करते थे, जैसे रेलवे उन्होंने शुरू किया, तो रेलवे पब्लिक इंडियन पब्लिक के लिए नहीं करते थे, वो करते थे अपने फायदे के लिए, समझ रहे हो ना। तो मतलब ना, जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश आजाद आजाद होने के बाद कई सौ साल, मतलब कई साल तक हमारा देश काफी स्ट्रगल करते रहा, कंफ्यूज होते रहा, और एक समय ऐसा आया कि काफी संकट शुरू हो गया। तो हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, और डिटेल हम लोग को समझेंगे। चैप्टर छोटा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड से समझते हैं कि क्या हुआ था 1991 में, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो भाई, वीडियो को आप लोग लाइक करो या ना करो, वीडियो पूरा देख लेना, ये आपके आपके लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप इधर उधर के कंटेंट पढ़ोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जितना भी बिहार दरोगा में पढ़ाया जाता है वो सब इनफ नहीं है आपके लिए, समझ रहे हो आप। रिलीवेंट चीज पढ़ो, खुश रहो, एग्जाम में 100% वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखो क्या हुआ, बात करते हैं 1991 का। 1991 में क्या हुआ था, देखो 1991 में क्या था ना, 1991 में 1991 में 1991 तक भारत का भारत का भारत की जो अर्थव्यवस्था था ना, अर्थव्यवस्था जो था, अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में थी, गंभीर संकट में थी 1991 तक। अब संकट में थी तो क्या हुआ, देखो सबसे दूसरी बात था ना, कि जो विदेशी मुद्रा था, विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा का जो भंडार था, भंडार, वो संकट में आ गया था। केवल पता है 2 सप्ताह के लिए ही बचा हुआ था, मात्र 2 सप्ताह, 2 वीक के लिए ही बचा हुआ था, 2 सप्ताह के आयात के लिए बचा हुआ था, आयात के लिए बचा था। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो रहा, विदेशी मुद्रा क्या, विदेशी मुद्रा, अरे डॉलर। देखो डॉलर क्या होती है ना, जैसे हम किसी भी दूसरा देश से सामान खरीदते हैं या उसको सेल करते हैं तो सब डॉलर में होती है, मतलब एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करो, सब डॉलर में होती है। और सबसे बड़ा समस्या था ना कि जो डॉलर रिजर्व था ना, वही खत्म हो गया था। तो आप सोचो, आर्थिक संकट तो होगा ही। अब मान लो तेल खरीदना था, पेट्रोलियम चीज खरीदना था, क्रूड ऑयल, अब क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाओगे तो यहाँ कैसे गाड़ियां चलेगी, कैसे इंडस्ट्री चलेगा, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो बहुत ज्यादा, मानो ना, तो गंभीर संकट से सामना करना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था। तो आप कह सकते हो कि भारी भारी राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। दूसरी बात आप बोल सकते हो भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन संकट में आ गया था। और जब ये संकट में आएगा तो क्या होगा, उच्च महंगाई दर होगा, उच्च महंगाई दर हो गया था। मतलब देखो, राजकोषीय घाटा आप जानते हो, अर्थव्यवस्था में आप पढ़े होगे, ये बहुत टर्म है। मतलब ना, सरकार जितना इनकम करती है और जितना एक्सपेंडिचर करती है, तो आप सोचो इनकम कम हो गया, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, तो राजकोषीय घाटा हो गया। तो सरकार काफी भारी राजकोषीय घाटा से गुजर रही थी, पूरा घाटा हो गया था। भुगतान संतुलन अनबैलेंस हो गया था, डॉलर है ही नहीं था, रुपया पड़ा हुआ था, तो हम किसी देश से कोई चीज खरीद ही नहीं पा रहे थे, तो काफी गंभीर संकट से गुजरना पड़ रहा था। अब सोचो ना कि अगर किसी देश में डॉलर ही ना रहे
और दूसरा देश से हम कोई सामान खरीदे तो क्या वो कोई सामान खरीद पाओगे? नहीं, कहेगा मेरे पास पैसा है, कहेगा पैसा उसा के मतलब नहीं है। आप रुपया की अगर बात करोगे ना अमेरिका में तो कहेगा नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ रुपया रुपया, मुझे आप डॉलर दो, मैं डॉलर से ही सामान दूंगा। तो ये डॉलर ही पूरी तरीका से खत्म हो चुका था। देखो ना 2 सप्ताह के ही बचा हुआ था, बहुत टेंशन हो गया था सरकार के पास क्या करना है। और प्लस कुछ महंगाई दर हो गई थी, मतलब हाई इन्फ्लेशन था। और जब हाई इन्फ्लेशन होगा, बेरोजगारी थी, बहुत सारे संकट से हमारा देश कब 1991 में गुजर रहा था। देखो बिहार दरोगा में पूछा गया था, ऐसे ही पूछा था 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही थी, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो सीधा वहां पे लिखना होगा, दिया था विदेशी मुद्रा भंडार, बस ऑप्शन टिक करो आंसर। अब देखो ये अगर आप डिटेल भी पढ़ रहोगे ना तो वहां पे आप क्वेश्चंस को डील कर लोगे। और 50,000 1 लाख क्वेश्चन आप करे रहोगे रटा रटाया क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे नहीं तो क्या होगा, फंस जाओगे। इसीलिए कहा गया ना कि 60,000 क्वेश्चन करना मैटर नहीं करता, आप वो क्वेश्चन करो जो एग्जाम के लिए ही सफिशियंट हो। 500 क्वेश्चन करो एग्जाम्स में आएंगे, बस इनफ है आपके लिए। समझ में आ गया? तो फाउंडेशन तैयार हो गया ना, और आगे भी है, हम लोग आगे करेंगे। मतलब ना 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था काफी गंभीर संकट में थी। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए बचा था, मतलब हम कोई भी देश से किसी भी चीज खरीद नहीं सकते थे, ना पेट्रोल खरीद सकते थे, ना क्रूड ऑयल वगैरह खरीद सकते थे। जो भी जरूरत वाले सामान थी ना, जो हमारे देश के लिए जरूरत थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना उस समय हमारे देश में हर चीज अवेलेबल था, नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज थी जो दूसरे देश से हमें खरीदना पड़ता था, अमेरिका से, चाइना से, अदर कंट्री से। और हर जगह डॉलर डॉलर से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, तो डॉलर ही नहीं था, तो बहुत ज्यादा गंभीर संकट से गुजर गया था। भारी राजकोषीय घाटा हुआ था। राजकोषीय घाटा क्या होता है आप जानते होंगे। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि कोई भी देश में जब अर्थव्यवस्था में सरकार कम कम इनकम करे और खर्चा ज्यादा कर दे, वो राजकोषीय घाटा कहलाती है। और ऐसा करने से क्या हुआ था, भुगतान संतुलन हो गया था, मतलब अनबैलेंस हो गया था, डॉलर है ही नहीं था, तो संकट से गुजरना पड़ रहा था। साथ ही साथ उच्च महंगाई दर थी, उच्च महंगाई दर। अब जब देखो उच्च महंगाई दर होगा तो बेरोजगारी भी होगी, ये सब संकट से 1991 में गुजर रही थी। अब देखो इसका सॉल्यूशंस क्या होती है, बहुत अच्छा सॉल्यूशंस देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना भाई। देखो देखो अगला है, देखो ऐसा करने से क्या हुआ ना, आप टेंशन में आ गया था तो क्या हुआ, हमें क्या करना पड़ा, हमें आईएमएफ से, आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक से क्या लेना पड़ा, हमें ऋण लेना पड़ा, कर्ज, कर्ज लेना पड़ा। अब कर्ज लेना पड़ा तो अब सोचो लेना पड़ा क्यों लेंगे, क्योंकि आईएमएफ लोन देगी डॉलर में, वर्ल्ड बैंक देगी डॉलर में, हमको डॉलर ही चाहिए, रुपया तो चाहिए नहीं, तो कर्ज लेना पड़ा। समझ गया? लेकिन पता है ये कर्ज दिया, लेकिन बहुत सारे इन्होंने कंडीशंस रख दिया, ऐसे ही लोन नहीं दिया भाई, इन्होंने बहुत सारे कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस नहीं बोलते हो, टर्म एंड कंडीशंस को रख दिया। बोला कि नहीं मैं लोन दूंगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बोला कि मैं लोन दूंगा, आप ले सकते हो, जितना लोन लेना है ले सकते हो, लेकिन मुझे टर्म एंड कंडीशंस को रखना पड़ेगा। तो उस समय भारत सरकार के पास कौन थी, जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला कि नहीं, बिना एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो और संकट से गुजरना पड़ता, तो फिर क्या करना पड़ा, टर्म एंड कंडीशंस को क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा। तो एक्सेप्ट करने के बाद यहीं से शुरू हुआ आर्थिक नीति, नई नई आर्थिक नीति, नीति 1991, यही हमें पढ़ना है, या इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। पता उस समय अगर आप देखोगे ना तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस में कौन थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह थे, और प्राइम मिनिस्टर जी थे वो नरसिम्हा राव थे। अब प्राइम मिनिस्टर तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके लिए नॉलेज चाहिए ना, इकोनॉमिक्स चाहिए। तो जो मनमोहन सिंह थे वो काफी इकोनॉमिक्स थे, काफी ब्रेन वाले थे। उन्होंने इसको इतने अच्छे से हैंडल किया कि आज तक भी आप देखोगे ना तो इसका चर्चा चलता है। तो काफी अच्छा इन्होंने प्लान के तहत काम किया। तो क्या लाया इन्होंने, लाया नई आर्थिक नीति, और इसी से नई आर्थिक नीति से ही क्या क्या लाया, 3 स्तंभ लाए, 3 स्तंभ लाए, जिसको बोला जाता है एलपीजी। एलपीजी क्या क्या लाया, एक लाया उदारीकरण, उदारीकरण जिसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। दूसरा आया निजीकरण, और तीसरा आया वैश्वीकरण। इन्होंने ये लाया, यहीं से शुरू होता है एलपीजी। तो अब हम लोग एक एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उदारीकरण को पढ़ेंगे, निजीकरण को पढ़ेंगे और वैश्वीकरण को पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो पता है ये नहीं लाया भारत सरकार, तो लाया ही, पता है ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बोला, बहुत सारे टर्म कंडीशंस बोला कि ऐसा टर्म कंडीशंस अगर आप रखते हो तो मैं आपको लोन दूंगा। लोन देने के लिए तैयार हो गया, और लोन की जरूरत थी क्योंकि मुझे डॉलर चाहिए था, और डॉलर में ही आईएमएफ वर्ल्ड बैंक लोन देगा। तो डॉलर जब मुझे मिल चुका है, मिल जाएगा, तो क्या होगी, प्रॉब्लम सोल्व होगा ही। तो आगे हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो दरोगा के लिए आपको डिटेल तो पढ़ना पड़ेगा भाई, और भी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आप बिना एनसीईआरटी से कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़ने से क्या हो जाएगा। अरे भाई एनसीईआरटी ही सब कुछ है। बुक में आप देखोगे ना क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं होगा ना तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन इतना जान लो ना, दरोगा में प्रीवियस क्वेश्चंस उतना मान्यता नहीं रखता है, समझ रहे हो ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिपीटेशन कम होती है बिहार दरोगा में। इसलिए आपको अच्छे से कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो पहला हम लोग शुरू करते हैं लिबराइजेशंस। ये शुरू करते हैं। देखो इसका हिंदी आप लिख सकते हो उदारीकरण। उदारीकरण, उदारीकरण क्या होता है, देखो क्या था ना, उस समय तक जो भी इंडस्ट्री थी वो सरकार के नियंत्रण में रहती थी। अगर आप मान लो उस समय कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन से गुजरना पड़ता था, मतलब काफी कड़ा रूल और नियम थी, सरकार उसको कड़ाई किए हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, सीधा आप लिख सकते हो कि सरकार द्वारा द्वारा नियंत्रण नियंत्रण जो नियंत्रण था, जो कंट्रोल था, मतलब बोल सकते हो ना कंट्रोल, इंग्लिश में बोल सकते हो कंट्रोल प्लस लाइसेंस। लाइसेंस का जो रूल रेगुलेशंस था ना, लाइसेंस राज चलती थी उस समय। अगर कोई इंडस्ट्री आप ओपन कर रहे हो तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ता था। उसको क्या किया, कम कर दिया। तो खत्म नहीं किया, कम किया, कम कर दिया, करना, ये हो गया। दूसरा, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, जो नियंत्रण थी ना सरकार का और लाइसेंस राज जो था उसको कम कर दिया, मतलब पूरा ढिलाई दे दिया। पूरी तरीका से क्या किया, जितने इंडस्ट्री ओपन करना है, अगर आपको बड़े बड़े बिजनेस करने हैं, कुछ भी करना है, अब सरकार से उतना टेंशन नहीं है आपको, उतना टेंशन नहीं है आपको, आसानी से सब कुछ कर सकते हो। सरकार के नियंत्रण और लाइसेंस उतना टफ नहीं था।
पता है उस समय क्या था ना कि जब आप लाइसेंस मतलब कोई इंडस्ट्री ओपन करोगे तो लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस कंपलसरी था, देखो यहाँ पे लाइसेंस कंपलसरी था, लेकिन उसको क्या किया, खत्म कर दिया। बोला अब लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं भाई लोग, आप लोग बिना हिचक के कोई कंपनी ओपन करो, स्टार्टअप करो, कंपनी करो, कोई बड़ा बिजनेस करो, कुछ भी करो, सरकार आपको पूरा सपोर्ट करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। और पता है एक चीज और, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इंपोर्ट जो था ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो था उसको फ्री कर दिया। जैसे क्या होती है ना, आप जानते हो ना, जैसे अभी ट्रम्प है, ट्रम्प साहब जी ने क्या किया है, टैरिफ लगाया है। तो टैरिफ लगाने से क्या होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। तो उस समय भी क्या थी ना, भारत सरकार थोड़ा टैक्स ज्यादा लेती थी। तो ऐसा करने से क्या होता था ना, जो विदेशी कंपनियां थी वो नहीं आना चाहते थे, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होता था। तो इसके कारण एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो गया, ढिलाई दे दिया। मतलब पूरी तरीका से जो पाबंदी लगा रहता था ना, उसको पी फ्री कर दिया। इससे क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत आना शुरू कर दी। फिर ट्रांसपेरेंसी बढ़ा, फिर एफडीआई आया, बहुत सारे एफडीआई आया। एफडीआई मतलब समझते हो ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। और भी बहुत बड़े बड़े कंपनियां भारत आना शुरू हो गया। आप जानते हो, आगे मैं बताऊंगा इससे क्या फायदा हुआ क्या नहीं। देखो, फायदा और नुकसान मुझे नहीं लगता बिहार दरोगा में आपसे पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो आप अपना कंसेप्ट से वहां क्वेश्चंस बना सकते हो ना। जब उदारीकरण होगा, बहुत सारे इंडस्ट्री भारत आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, तो रोजगार बढ़ेगी, बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा और निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। बट उतना डीप में नहीं पढ़ना, अगर उतना डीप में पढ़ोगे ना, मुझे नहीं लगता कि पूछेगा। हाँ, बीपीएससी का एग्जाम दोगे तो शायद पूछ सकता है, लेकिन बिहार दरोगा में इतना डीप में मुझे नहीं लगता कि पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि उदारीकरण से क्या फायदा हुआ। उदारीकरण से क्या हुआ, एफडीआई बढ़ा, निजी निवेश, जो प्राइवेट कंपनियां थी ना, पहले आने से हिचकिचाती थी, क्यों, क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ेगा, नियंत्रण सरकार के अंदर में रहेगा, सब छोड़ दिया, फ्री कर दिया। कंट्रोल को उन्होंने फ्री कर दिया, लाइसेंस को रद्द कर दिया। उससे क्या हुआ ना, जो विदेशी कंपनियां थी वो आना शुरू हो गई। यहाँ तक क्लियर। तो लिबराइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा समझना। क्वेश्चन आएंगे, सरकार द्वारा नियंत्रण और लाइसेंस राज को कम करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ढिलाई देना, एफडीआई को बढ़ाना, जो निजी कंपनियां थी उनके बहुत सारे क्या थे, लाइसेंस राज को कम करने के बाद वो आसानी से आना शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो, अब अगला है निजीकरण। निजीकरण, निजीकरण को आप इंग्लिश में लिख सकते हो प्राइवेटाइजेशन। देखो, प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ, देखो मतलब ना, सीधा बोल सकते हो। देखो, जो पहले जितने सारे पीसीयू कंपनियां थी वो गवर्नमेंट के अंडर में थी, लेकिन क्या होता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जो पीसीयू कंपनियां थी ना, वो डेवलप नहीं कर पा रही थी, अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सरकार के अंडर में थी, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था, मैक्सिमम टैक्स देने पड़ती थी। तो क्या किया, निजीकरण किया, मतलब ना, जितने सारे पीसी कंपनियां थी उसका जो भी शेयर वगैरह था वो सब बेच दिया सरकार ने, और पूरी तरीका से पीसी को स्वतंत्र कर दिया। जैसे अभी आप देख ही रहे हो, है ना, पीसी महारत्ना कंपनी, 13 गो महारत्ना कंपनी है हमारे इंडिया में। वो आप देखोगे ना तो सरकार से उतना टेंशन में नहीं रहती है। और आप जानते हो कि महारत्ना कंपनी क्यों, कि 50,000 करोड़ प्रॉफिट में रहोगे तो महारत्ना का हासिल हो जाओगे। क्यों प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि सरकार से उतना टेंशन नहीं है। तो आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे कि सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक, जो सार्वजनिक कंपनियां थी
सार्वजनिक क्षेत्र क्षेत्र के उपकरण उपकरणों, सीधा बोल सकते हो ना, पीएसयू कंपनी की जो भूमिका थी वो कम कर दिया। मतलब जो पहले गवर्नमेंट थी ना उसको प्राइवेटाइज कर दिया, सिंपल, भूमिका को कम कर दिया की गई। अभी भी आप देखोगे ना तो जितने सारे पीसी कंपनी है ना वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, लेकिन उतना टेंशन नहीं रहता उन लोगों को, उतना टेंशन नहीं रहता, मानो ना वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ। प्लस देखो, और ये तो दूसरा काम किया उन्होंने, क्या किया, सरकार कंपनी, जो सरकारी कंपनियां थी, जो गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, जो गवर्नमेंट कंपनी थी में जो क्या किया, डिस इन्वेस्टमेंट किया, इसी को बोला जाता है, मतलब ना 50% से ज्यादा शेयर को गवर्नमेंट बेच देना, इसी को बोला जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, हिस्सेदारी जो था ना वो बेच दिया, मतलब प्राइवेटाइज कर दिया। अभी आप देखते हो ना एयर इंडिया कुछ दिन से भारत सरकार के पास थी, नहीं संभाल पाया, क्या किया, बेच दिया, पूरा 100% बेच दिया। अभी पता है आप देखोगे ना तो एयर इंडिया में कोई परसेंट, 1% नहीं भारत सरकार का हिस्सेदारी है, सब टाटा के पास चला गया। तो वही हुआ, बेचना, मतलब ना जो भी गवर्नमेंट कंपनियां थी उसको डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। मतलब डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 50% से ज्यादा शेयर को बेच देना। जैसे और भी बहुत सारे, जैसे अभी आप देखते हो ना एयरटेल, जियो, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनियां ही तो है। इसको क्या हुआ, इसकी किसको, एक ऑनर को दे दिया गया, जैसे जियो अंबानी को है, एयरटेल किसी और का होगा, क्या है, ये सब निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है, गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है लेकिन गवर्नमेंट से उतना मतलब इसका नहीं है। ऐसा क्यों करना पड़ा सरकार को, इसलिए करना पड़ा ना क्योंकि सरकार घाटा में थी, उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें महंगाई बढ़ गई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थी, ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कार्यशीलता को बढ़ाना था। आप जानते हो कि सरकारी पब्लिक जो होते हैं ना वो सही से काम नहीं करते हैं, अच्छे से उनका परफॉर्मेंस नहीं होता, और अगर आप वही प्राइवेट कंपनी में काम करोगे तो आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो छुट्टी। तो उसी तरीका से हुआ, छुट्टी कर दिया गया कंपनी को, तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला, और जो घाटा था ना सरकार का वो भी कम कर दिया। बिल्कुल, तो निजीकरण भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, कार्यशीलता को बढ़ाना पड़ा और जो घाटा था ना उसको कम करना पड़ा निजीकरण के कारण। देखो आप अगर मान लो बिहार बिहार दरोगा में पूछ दे निजीकरण का क्या बेनिफिट हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आपने निजीकरण को सही से समझा है, पढ़ा है ना, तो वहां कर लोगे। और यहाँ पे 1000 क्वेश्चन निजीकरण का एमसीक्यू करने से बेटर है ना कि निजीकरण को ही अच्छे से समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। देखो हम लोगों ने पूरा सूरी से हम लोग को पढ़ रहे हैं, देखो अभी तक पूरा हम लोगों ने इसका बेसिक पढ़ लिया, कुछ और पार्ट पढ़ लिए, अब आगे का 2-3 और टॉपिक्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है, देखो वैश्वीकरण मतलब होता है ना कि इस हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। तो आप सीधा बोल सकते हो कि भारतीय
अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ये होती है हमारा वैश्वीकरण। मतलब सिंपल ये होती है ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। ऐसा करने से क्या होगा, आप ही सोचो, ऐसा करने से क्या होगा? एफडीआई बढ़ेगा। एफडीआई मतलब समझते हो ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी। जैसे आप देख रहे हो मुंबई में एप्पल का एक स्टोर खोला गया, तो क्या था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि ये कैपिटल पूंजी हो गया ना भारत सरकार के पास, बड़ी मात्रा में निवेश किया गया। निवेश करने से क्या होगा? रोजगार बढ़ेगी, भारत सरकार को पैसा मिलेगा, वो भी डॉलर में, बहुत फायदा होगा। समझ रहे हो आप? एफडीआई बढ़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होगा। अभी आप जान रहे हो एआई का जमाना आ गया, चैट जीपीटी, ये सब का इम्प्रूवमेंट होगा। अभी नहीं, उस समय इतना नहीं था, लेकिन अगर वैश्वीकरण हुआ तो यही होगा ना, एफडीआई होगा, टेक्नोलॉजी की बढ़त होगी, एआई का इम्प्रूवमेंट होगा, चैट जीपीटी आ जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है एमएनसी मतलब समझते हो ना, मल्टीनेशनल कंपनी का आना शुरू हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारे कंपनियां भारत में आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, बड़े बड़े इंडस्ट्री खोलेगी, रोजगार बढ़ेगा, नए नए तकनीकी आएगी, बहुत सारे होगा। वैश्वीकरण करने से तो क्या होगा? इसे आम जन को तो फायदा होगा ही होगा, सॉरी, भारत सरकार को तो फायदा होगा ही होगा, आम जन को भी फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। एमएनसी होगा, प्लस आईटी सेक्टर में तो देखते होते ना, आईटी सेक्टर अभी बूम कर रहा है, हर समय बूम करते रहता है। आईटी सेक्टर का पूरा डेवलप होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप सोचो कि भारत को अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ने से देखो कितना फायदा होगा। बिल्कुल उस समय उतना नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि हमारा उतना देश डेवलप था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा था। तो एफडीआई करना पड़ा, टेक्नोलॉजी आई, एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, बहुत बड़े एमएनसी कंपनी आ गई, आईटी सेक्टर का बूम हो गया, सब ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ। मतलब ना बोल सकते हो भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। मतलब ना ऐसे समझो ना जी, इतना आसान समझो ना, देसी भाषा में, यूएसए के साथ जोड़ देना, सबके साथ, मतलब कितने कंट्री होगा, 100+ कंट्री है हमारे देश में, सबके साथ कनेक्ट कर देना अर्थव्यवस्था। बिल्कुल हमारा वैश्वीकरण हो गया। मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बढ़ाना। एक्सपोर्ट भी पूरा फास्ट होने लगेगा, और इंपोर्ट, और हर देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस देश में अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा ना, वो देश क्लोज अर्थव्यवस्था हो जाती है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जहां अर्थव्यवस्था क्लोज हो। बहुत से लोग बोलते थे कि नॉर्थ कोरिया जो है ना, नॉर्थ कोरिया जो है वो क्लोज अर्थव्यवस्था नहीं। अरे क्लोज अवस्था रहेगा तो फिर रसिया से कैसे वो मिलेगा? नहीं, वो खुला अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को भी अच्छे से समझ लिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो हम लोगों ने इस चैप्टर, इतना छोटा चैप्टर था, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चंस किसी भी कैसी भी कंडीशंस में आएगा। अगर आप पढ़े रहोगे ना तो बना डालोगे, लेकिन अगर एमसीक्यू किए रहोगे कि मैं 5000 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लेता हूँ, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, आप गलत कर दोगे। अब देखो फायदा क्या हुआ, एक थोड़ा सा जान लेते हैं ना। देखो हर काम को करने से पहले क्या होती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो क्या पढ़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पढ़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पढ़ा, ये भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट में। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पढ़ा? पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब समझ सकते हो, सुधार क्या हुआ, सरकार ने जो प्लान किया एलपीजी का, उससे क्या बेनिफिट मिला,
कुछ तो बेनिफिट मिला होगा ना, बहुत मिला भाई, इतना मिला कि आप सोच नहीं सकते। और निगेटिव इम्पैक्ट क्या मिला, ऐसा नहीं कि हम लोग पॉजिटिव रहे तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या मिला। देखो क्या मिला, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं। देखो अगर आपने कंसेप्ट को समझा होगा ना तो आप ऐसे भी बता सकते हो। देखो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या होगा, एफडीआई पूरा खुल के आया मार्केट में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। एमएनसी कंपनी आया, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारे आए। बैंकिंग, फिर हो गया बैंकिंग हो गया, फिर आईबीपीओ, आईबीपीओ समझते हो ना, बीपीओ कॉल सेंटर। अरे भाई जब कोई नया विदेशी कंपनी आएगी तो क्या बीपीओ नहीं होगा उसके, जैसे कस्टमर केयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बीपीओ का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। समझ रहे हो, विदेशी मुद्रा बहुत तेजी से बढ़ा, हमें यही चाहिए था, हमें यही चाहिए था, मतलब सबसे ज्यादा फायदा इसी को चाहिए था, विदेशी विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि देखने को मिला, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हुआ। ठीक है ना। अब आप देखो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पे देखोगे ना तो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा, ये सब बेसिक जो टर्म है ना वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बेरोजगारी खत्म हुई, वो तो प्राइमरी फैक्टर नहीं है, वो सेकेंडरी फैक्टर में चला जाएगा। प्राइमरी फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जिसके लिए सरकार ने ये कदम उठाया था कि हमें क्या जरूरत पड़ा। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत पड़ गई, ये कम हो रहा था ना। एफडीआई आया, एमएनसी हुआ, बीपीओ या बैंकिंग सुधार हुआ, नए नए टेक्नोलॉजी की आविष्कार हो गया, बहुत सारे काम हुए। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा भाई। निगेटिव इम्पैक्ट में पता, इनकम, जो इनकम हो रही थी ना, इनकम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीका से नहीं हो पाया। मतलब ना, बहुत से लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे और बहुत कम लोग ना ही के बराबर पैसा कमा रहे थे। ये तो हो गया, लेकिन ये क्या हुआ, और दूसरी बात है ना कि जो विलेज एरिया था, विलेज एरिया आज के भी देखोगे ना, अभी भी आप भारत में देखोगे जो गांव का एरिया है वो अभी भी डेवलप नहीं किया। देखो ना, शहर कितना डेवलप कर गया, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, सब देखोगे ना बहुत ज्यादा हाई डेवलप कर रहा है। लेकिन अब गांव के तरफ जाओगे तो गांव में अभी भी बेसिक नीड बहुत सारे जगह, बिजली, पानी, सड़क, नेट, कुछ भी आप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ा। तो ऐसा तो नहीं ना कि हमें विलेज को इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। फिर देखो फार्मर, जो फार्मर थे ना, फार्मर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आज भी देखोगे ना तो भारत में किसी तरीका का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है फार्मर में। आज भी देखोगे भारत में तो हल बैल से ही खेती किया जाता है। आप देखोगे ना बहुत ऐसे कंट्री है जहाँ पे हल बैल का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन भारत में अभी भी हल बैल का यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा भारत अभी भी बहुत पीछे है हर चीज में। देखो विदेश, आप सोचो जब विदेशी कंपनियां कहाँ भारत में आएगी तो ट्रांसपेरेंसी होगा, प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगा, लेकिन जो यहाँ के हमारा लोकल इंडस्ट्री था वो खत्म हो गया। तो सबसे ज्यादा बोल सकते हो ना कि जो लोकल इंडस्ट्री, लोकल कंपनी थी ना, कहानी खत्म। अब सोचो लोकल कंपनी खत्म हो गया तो लोकल लोगों का रोजगार खत्म हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। लेकिन इतना नहीं, सरकार ने, देखो सरकार इसके लिए काम की, इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब ना पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना ज़्यादा ज़रूरत था। निगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ निगेटिव तो आएगा ही। आप ही सोचो ना, आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हो, बहुत से लोग आपको कमेंट करेंगे आपसे हो पाएगा ये वो, तो आप तो पॉजिटिव में हो लेकिन आपको निगेटिव में डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपना काम करते जाओ ईमानदारी से, आपको फल मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये था भाई चैप्टर बिहार दरोगा का। अब देखो मैं जब इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दूंगा ना तो इस पे एमसीक्यू लाऊंगा, लगभग 50 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 85 क्वेश्चन मैं लाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पे मैं 500 क्वेश्चन करा दूंगा, चैप्टर फिनिश, एमसीक्यू से चैप्टर फिनिश, ऐसा नहीं है। करेंगे एमसीक्यू से भी चैप्टर फिनिश करेंगे, बट पहले डिटेल पढ़ लिए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हुआ ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अच्छा से।
तो आप लोग को धन्यवाद भाई। वीडियो अगर यहाँ तक आप पहुँच गए होगे तो वीडियो लाइक कर देना, आपको जो करना होगा कर देना, ठीक है। धन्यवाद भाई।